ओके, लेट्स सी हमारे पास एवोल्यूशन से रिलेटेड हमारी फेडरल बुक क्या कहती है। अर्थ इज़ अबाउट 4.5 बिलियन ईयर्स ओल्ड। अच्छा, अब ये देख लो ना, अब वो वाला पॉइंट से मैंने आई थिंक बिग बैंग से रिलेटेड एक्स्ट्रा कहा था, बाकी सारी की सारी चीज़ें आपके पास सारे जो टाइम लाइन है वो आ जाएगा, ठीक है। वो उसको मैंने कंपाइल करके आपको वहाँ पे प्रोवाइड कर दिया था। ओल्डेस्ट फॉसिल्स किसका होगा? आर्कियोबैक्टीरिया का। कहाँ पे? जो कि आपके पास वेंट हाइपोथेसिस में यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। और वर्ल्ड एवोल्यूशन का मतलब जो मैंने आपको बता दिया था वो क्या है कि चेंज है, ग्रेजुअल चेंज जो कि होता है एक पीरियड ऑफ टाइम में। पहले ऑर्गेनिज्म कौन से थे? हेट्रोट्रॉफ कौन से? प्रोकैरियोटिक हेट्रोट्रॉफ हम डिस्कस कर चुके हैं। फोटोसिंथेटिक हेट्रोट्रॉफ यूजिंग हाइड्रोजन सल्फाइड, अगेन हम ये इक्वेशन भी लिख चुके हैं और हर चीज़ को सीक्वेंस के हिसाब से डिस्कस कर चुके हैं। और वो यूज़ करते थे एज अ सोर्स ऑफ हाइड्रोजन टू रिड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड टू शुगर, बट ऑक्सीजन वो रिलीज़ नहीं करते थे। फिर आगे आपके पास आगे थे ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स। और इसी के साथ साथ आपके पास ओजोन, जैसे ही इन्वायरमेंट ऑक्सीडाइजिंग हुआ, आपके पास ओजोन लेयर भी फॉर्म होना स्टार्ट होगी। ओजोन लेयर भी आ गई। ओजोन लेयर जब आपके पास आ गई तब जाहिर सी बात है अर्थ पे लाइफ जो है पॉसिबल हो गई। एज पर फॉसिल फ्यूल रिकॉर्ड, यूकैरियोट्स इतने से साल पहले आए थे। और एंडोसिम्बायोट हाइपोथेसिस किसने दिया था? बोथ माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट वाज सिमिलर। बोथ माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट, इसको क्या हुआ है? एक मिनट इसे, ओके 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 ओके, इसको यार एक मिनट ना कनेक्ट करने दो भाई। पेंसिल डिस्कनेक्ट हो गई है। ये पेंसिल मैंने स्पेशली ली ही इसीलिए थी, यानी लेक्चर की रिकॉर्डिंग के लिए। चलो, देख रहे हो खर्चा किया मैंने। Okay. Both mitochondria and chloroplast are similar in size to bacteria and have their own DNA ribosomes similar to those of bacteria and produce a limited portion of their own enzymes and proteins. यही रीज़न थी कि हमने कहा था कि क्यों आप कहते हो कि एंडोसिम्बायोट हाइपोथेसिस से, एंडोसिम्बायोट थ्योरी से रिलेटेड जो ऑर्गेनल्स हैं माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट वो क्यों बैक्टीरिया से निकले, राइट। उसकी हमने सारे पॉइंट्स के रिलेटेड हमने चीज़ें डिस्कस की थी। फिर 1809 ने लमार्क ने अपनी बुक पब्लिश की थी, फिलोसफी जूलॉजिक्यू, आई थिंक यही उसका नाम था। टू कंडीशंस उन्होंने दी थी ऑफ एवोल्यूशन, यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन, इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स। एग्जांपल उन्होंने दी थी ब्लैक स्मिथ की, उन्होंने एग्जांपल दी थी। उन्होंने यही कहा था कि एक्वाटिक बर्ड्स जो हैं, एक्वाटिक बर्ड्स वो जो पानी में ज़्यादातर रहते हैं या फिर तो पानी में अपना शिकार करते हैं, राइट। तो उन्होंने क्या कहा था कि वो इक्वेटिक बर्ड्स जो हैं जैसे कि बत्तखें वगैरह, अब वो इक्वेटिक बर्ड्स के उनकी जो फुट है उनकी वेबिंग हो जाएगी। मतलब कि जो ये दो मेरी उंगलियां हैं, राइट, इस ये उंगलियां के जो डिजिट्स हैं वो दोनों एक दूसरे के दूर दूर, राइट। पेलेंजेस जो हैं आपस में, ये 6 पेलेंजेस मेरी दो उंगलियों के, ये कनेक्टेड नहीं है, ठीक है। दरमियान में कोई कार्टिलेज मौजूद नहीं है, दरमियान में कोई स्किन मौजूद नहीं है, ठीक है। अच्छा, अब एक्वेटिक प्लांट्स में यही दो जो आपके पास एक्वेटिक प्लांट्स की जो फिंगर्स थी उनके जो पंजे के अंदर वो क्या हो जाती थी, वेबिंग हो गई थी, वो जुड़ गई थी, स्किन आ गई थी दरमियान में, राइट। और ये उसको हेल्प करती थी एक्वेटिक प्लांट्स को कि वो पानी में भी तैर सकें, ठीक है। तो ये लमार्क ने कहा था कि दिस इज़ ड्यू टू दी यूज़ एंड डिसयूज़ ऑफ ऑर्गन्स। और उसके अलावा उन्होंने ये कहा था इन आपके पास स्नैक्स के बारे में, यूज़ एंड डिसयूज़ ऑफ ऑर्गन में, कि स्नैक्स जो हैं वो स्मॉल हॉल्स या क्रीवाइसेस, आई थिंक सही प्रोनाउंस कर रहा हूँ, इसको नहीं कर रहा मैं, क्रीवाइसेस, क्रीवाइसेस, खैर क्रीवाइसेस ये स्मॉल ओपनिंग को कहते हैं, या फिर तो खड्डों को कह लो यार, खड्डे, ठीक है, जो कराची की सड़कों में बहुत ज़्यादा होते हैं। तो ये हो गया भाई। तो जिराफ के रिलेटेड इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर में उन्होंने जिराफ को भी जिराफ के ज़रिए से एग्जांपल को बताया था, बट इनके जो है जाहिर सी बात है इनकी काफ़ी ज़्यादा ड्रॉबैक्स थे जो कि हमने स्टडी किए। डार्विन आगे, डार्विन एक वेल्दी फैमिली से ताल्लुक़ थे, ब्रिटिश थे, उनके फादर जो है एक फिजिशियन थे, उन्होंने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी को ज्वाइन किया, थियोलॉजी स्टडी की, बायोलॉजी और जियोलॉजी के भी उन्होंने लेक्चर वहाँ अटेंड किए। जब 22 साल के थे तो उनको नेचुरलिस्ट के तौर पे HMS बीगल के तौर पे हिज और हर हाइनेस शिप
बीगल मतलब कि स्मॉल डॉग्स, ब्रिटिश नेवी के तौर पे जिसने पूरे दुनिया को क्या करना था, पूरी दुनिया को नहीं ऑफ कोर्स, एक पर्टिकुलर मैप को, मैप 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 देखो, एक पूरी ऑलमोस्ट कुछ एक पोर्शन ऑफ अर्थ को क्या करना था उसने, वहाँ पे सेल करना था, उसको देखना था कि भाई इस जगहों पे क्या क्या चीज़ें जो हैं मौजूद हैं। ब्रिटिश नेवी के लिए चार्ट्स उन्होंने प्रोवाइड करने थे, और इनका काम था कि उन्होंने जो फ्लोरा और फौना है, प्लांट्स और एनिमल्स और डिफरेंट स्पीशीज़ जो हैं उसकी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है। तो डार्विन कहाँ से स्टार्ट हुई, आपके पास ईस्ट एंड वेस्ट कोस्ट ऑफ साउथ अमेरिका से ये चीज़ें स्टार्ट हुई, और 2 मंथ उन्होंने गैलापागोस आइलैंड में गुजारे, जो कि 965 किलोमीटर अवे हैं इक्वेडेटर कंट्री के। ठीक है, ये एक कंट्री है जिससे इतने दूर हैं। ये देखो, ये आपके पास साउथ नॉर्थ अमेरिका, ये आपके पास साउथ अमेरिका। तो यहीं पे ये आसपास जो है ना, मैप में आपने चेक कर लेना है, यहीं पे ही आसपास आपके पास गैलापागोस आइलैंड मिलेंगे आपको। ठीक है, अच्छा जी, उन्होंने डिस्कस किया था, जब उन्होंने फ्लावर्स और फ्लोरा और मतलब कि एनिमल्स फौना को जब उन्होंने देखा, स्टडी किया, तो उनको ये पता लगा कि भाई साउथ अमेरिका से तो वो मिलते हैं, लेकिन वो साउथ अमेरिका से मिलते हैं क्योंकि साउथ अमेरिका की उनके एंसेस्टर कहाँ थे, साउथ अमेरिका में, उन्हीं के डिसेंडेंट है ना जो यहाँ पे आके रहना। तो साउथ अमेरिका की उनके पास स्टैम्प है, मतलब कि वो कहना यही चाह रहे हैं, अगर साउथ अमेरिका में एक बर्ड का किंगडम, एक बर्ड जो है फ्लाम फाइलम से ताल्लुक़ रखता है, तो यहाँ पर भी गैलापागोस आइलैंड में वो बर्ड उसी फाइलम से ताल्लुक़ रखता है, बट उसके अंदर कुछ चेंजेस आ गई हैं, कुछ वेरिएशन आ गई हैं, राइट। तो was distinct from South America in their resemblance to the living plants of the continent। ठीक है, उससे डिफरेंट थे, साउथ अमेरिका से डिफरेंट थे, बाप से बेटा डिफरेंट था। He was particularly impressed by their similarities and wondered why the organisms of Galapagos Island should resemble those from South America and more than from other islands and different part of the वर्ल्ड। जाहिर सी बात है, वो ये कह रहे थे कि भाई साउथ अमेरिका से ये जो फ्लावर्स हैं, ये जो प्लांट और एनिमल्स हैं, ये साउथ अमेरिका से ही ज़्यादा क्यों रिजेंबल कर रहे हैं, राइट। बाकी प्लैनेट्स या बाकी जगहों या बाकी आइलैंड से ये ज़्यादा वहाँ से उनसे क्यों नहीं रिजेंबल कर रहे, राइट। तो मैंने आपको सारी रीज़न बताई थी कि हो सकता है साउथ अमेरिका में फूड रिसोर्सेज कम आ गए हों, वहाँ से एनिमल्स और बर्ड्स वहाँ से माइग्रेट करके यहाँ पर आ गए हों जहाँ पे फूड है, तो उनकी यहाँ पे फूड जाहिर सी बात है डिफरेंट था। हो सकता है फूड जो है यहाँ पे ज़्यादा सख्त हो, उस शेल को, उस खोल को तोड़ने के लिए वो क्या इस्तेमाल कर उन बर्ड्स ने अपनी बीक्स को डेवलप कर लिया, वेरिएशन ले आए उस हिसाब से। ठीक है, डार्विन ने 14 टाइप ऑफ फिंचेस को स्टडी देखा था। ठीक है, और ये आपके पास यहाँ पे उसने डायग्राम भी मेंशन की हुई है, ये कितना है 965 किलोमीटर दूर, ये एक ग्रुप ऑफ आइलैंड्स है। ठीक है, सिर्फ एक आइलैंड नहीं है। ऑलराइट, इन्होंने 35 पेज का स्ट्रेच आर्टिकल लिखा था, लेकिन 2 ईयर लेटे उन्होंने उसको 230 पेज का कर दिया था, लेकिन उन्होंने पब्लिश नहीं किया। 15 साल तक वो इसको दोबारा से स्टडी करते रहे। एवोल्यूशनिस्ट या फिर तो एवोल्यूशन का आइडिया डार्विन से भी पहले लगा था। ठीक है, ये तो हमने डिस्कस कर चुके हैं हिस्ट्री में। चार्ल्स लेवल ने बुक लिखती थी जियोलॉजी ऑन द प्रिंसिपल ऑफ जियोलॉजी, और डार्विन जब अपनी जर्नी में गए थे, अपने न्यूयॉर्क में गए थे HMS बीगल में, तो इस बुक को साथ लेकर गए थे। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग उन्होंने थ्योरी दी थी, थ्योरी ऑफ यूनिफॉर्मिटेरियनिज्म, और इसके अकॉर्डिंग माउंटेन्स, वैलीज, डेजर्ट्स, रिवर्स, लेक्स, कोस्ट लाइन्स कुड हैव कम थ्रू एक्शन ऑफ एग्जिस्टिंग फोर्सेस, जो आज भी एग्जिस्ट कर रही हैं, एंड नेचुरल कंडीशंस। जैसे कि एक रिवर ने एक वैली को बनाया, माउंटेन्स जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता वॉर्न डाउन हो गए, ख़त्म हो गए, और हिल्स और फाइनली प्लेन्स बन गए। दिस लो पेज ऑफ दीज जियोलॉजिकल प्रोसेसेस वुड स्टिल अकर टूडे, अभी भी हो रही हैं, इंडिकेट दैट अर्थ हैज़ टू बी मच ओल्डर देन जनरली बिलीव्ड। जाहिर सी बात है, एक माउंटेन को ऐसा ऐसा वो फिर पहाड़ी बना, पहाड़ी से फिर वो चट्टान, चट्टान से फिर वो प्लेन बन गया, इसको लगने में बहुत सारा टाइम लगा होगा, राइट। तो यही वही कहीं कहते थे कि भाई अर्थ जो है जितना हम समझते हैं उससे भी ज़्यादा क्या है, पुरानी है। तो यही तो अर्थ टुडे इज़ सो ओल्ड एंड चेंजेबल। और ये फिर डार्विन को क्वेश्चन ये आया कि भाई सालों पहले अर्थ कैसे होगी, अर्थ में लाइफ कैसे होगी, वहाँ पे कौन कौन सी वो एनिमल्स कौन कौन से होंगे, कैसे होंगे। फिर डार्विन जब दोबारा से इंग्लैंड आए तो उन्होंने एक आर्टिकल, उनको लेटर मिला, लेटर पढ़ा उन्होंने एक पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स का, मल्थास
जिन्होंने प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन में कहा था कि पॉपुलेशन इंक्रीज़ होती है एक्सपोनेंशियली, लेकिन रिसोर्सेज इंक्रीज़ होते हैं अरिथमेटिकली। वही वाला जो आपने एक्सपोनेंशियल पढ़ा था हाफ लाइफ में, और आपने ये एक्सपोनेंशियल पढ़ा था चार्जिंग ऑफ या डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर में। चार्जिंग और कैपेसिटर डिस्चार्जिंग यही होती है ना, कि चार्जिंग थोड़ी ना होती है कि 2 से 4 हुई, 4 से 8 हुई, नहीं ऐसे नहीं होती। 63 0 से 63 से फिर डायरेक्ट फिर इस तरह से चार्जिंग होती है, एक्सपोनेंशियल चार्जिंग होती है, अरिथमेटिकल चार्जिंग नहीं होती है, और ग्राफ आपका कर्व आता है। तो रिसीव अ लेटर, फिर उनको अल्फ्रेड वेलेस का लेटर रिसीव हुआ जो एट द टाइम कहाँ पे ट्रैवल कर रहे थे, मलेज में। इनको यहाँ पे कहा कि भाई इसको पास कर दो लेवल को, इसको पढ़ो और पास कर देना आगे लेवल को। और फिर जाहिर सी बात है फिर उन्होंने शायद डार्विन ने अपने दोस्तों से बात की हो, या दोस्तों ने उनको कहा हुआ, जो भी इनके दोस्तों ने इनको मशवरा दिया कि भाई आप दोनों मिलकर जो है अपनी को ऑथरशिप में, दोनों जॉइंट ऑथरशिप में एक बुक जो है सिंगल एक टाइटल के साथ जो है अपनी किताबें पब्लिश करें। तो उन्होंने इन 1858 को ये प्रेजेंटेशन दी थी लीनियन सोसाइटी को लंदन में। फिर 12 साल के बाद डार्विन ने अपनी डिसेंडेंट और डिसेंट ऑफ मैन के ऊपर बुक लिखी, जिसमें डार्विन जो है, जाहिर सी बात है डार्विन बहुत ज़्यादा विलिंग थे एवोल्यूशन को एक्सप्लोर करने के लिए, जबकि आपके पास वेलेस जो थे वो आपके पास स्पिरिचुअलिज्म को उन्होंने इख्तियार कर लिया था, और इसलिए ऐसे आप अब ये जितनी भी थ्योरी है ये अब डार्विन को कंट्रीब्यूट करते हो। तो डार्विनिज्म उन्होंने यही कहा था कि ये हिस्ट्री है, ये जो हिस्ट्री है लाइफ की, वो इट्स लाइक अ ट्री नॉट अ स्ट्रेट और लीनियर ब्रांच, जिसकी मल्टीपल ब्रांचेस हैं और री ब्रांचेस हैं, ब्रांचेस से भी ब्रांचेस बन रही हैं, और इसकी सिर्फ एक कॉमन डक्ट है, ट्रंक है। और कॉमन ट्रंक क्या है कि तमाम ऑर्गेनिज्म एक कॉमन एंसेस्टर से बने हैं, ठीक है। और ईच फोक मतलब कि ये देखो फॉर एग्जांपल ये एक ब्रांच है, ये एक ब्रांच से ये पॉइंट से 2 ब्रांचेस बन रही हैं, तो ये पॉइंट क्या हो गया फोक। और ये फोक वाले जो ये पीछे वाली ब्रांच है ये क्या है, एंसेस्टर है, और इससे आगे वाले जितने भी हैं वो क्या हैं आपके, उसके डिसेंडेंट है, उसके क्या हैं डिसेंडेंट है, ठीक है। तो यही कहा था। फिर डार्विन ने नेचुरल सिलेक्शन के 4 ऑब्जर्वेशन के तौर पे उन्होंने कहा था ओवर प्रोडक्शन, वेरिएशन, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, जो हम डिस्कस कर चुके हैं। और नियो डार्विज्म क्या है कि जब लमार्क और डार्विन ने अपना आइडिया पुट किया, तो आप उस टाइम तो जाहिर सी बात है साइंस ने इतनी तरक्की नहीं की थी, उस टाइम आपके पास ज़्यादा हेरिडिटी से रिलेटेड कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। तो नियो डार्विनिज्म यही है कि मेंडलिज्म और डार्विनिज्म को कंबाइन कर देना। अब देखते हैं पंजाब टेक्स्ट बुक इस एवोल्यूशन के बारे में क्या कहती है। वो कहती है कि भाई अमंग द साइंटिस्ट हु बिलीव इन डिवाइन क्रिएशन थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन, वो क्या थे, कैरोलस, लीनियस भी थे, आपने उसके बारे में कहा था, ये हमने लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं कि इन्होंने बायनोमियल नॉमिनल क्रिएचर को डिवाइस किया था, बनाया था। इसके अलावा कोई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, हाँ जी डार्विन ने, अच्छा यहाँ पे भी लिखा हुआ है 13 टाइप ऑफ फिंचेस। तो अगेन मैं बता चुका हूँ, जिस प्रोविंस के हो उसको प्रेफर करोगे, या फिर तो अगर उस प्रोविंस की बुक में और फेडरल में थोड़ा सा अगर कॉन्ट्राडिक्शन है तो फेडरल को, आई थिंक फेडरल बुक को क्या करना चाहिए, आपको फॉलो करना चाहिए। दैट्स माई पॉइंट ऑफ व्यू। तो ये था नियो डार्विनिज्म, यही थी कि इसको सिंथेसिस इसलिए कहते थे क्योंकि ये डिफरेंट थ्योरीज को इंटीग्रेट करता है, जोड़ती है, और डिफरेंट आइडियाज़ को डिफरेंट फील्ड की जोड़ रही है, और जिसकी वजह से एक नया आइडिया बनता है। सिंथेसिस, पैलेंटोलॉजी जिसमें आप आई थिंक फॉसिल्स डिस्कस करते हो, टेक्सोनॉमी का कोई पता नहीं क्या डिस्कस करते हो, मुझे नहीं पता, चेक कर लेना। बायो जियोग्राफी, अर्थ की जियोग्राफी के बारे में स्टडी करते हो। पॉपुलेशन जेनेटिक्स के बारे में आप जहाँ पे स्टडी करते हो। टेक्सोनॉमी आई थिंक कौन सी ब्रांच है यार, टेक्सोनॉमी यार गूगल कर लेना यार, इतनी छोटी मोटी बातें तो चलो आप खुद भी पता लग सकता है ना। चलो आगे चलते हैं। लेट्स सी आपके पास केपीके टेक्स्ट बुक इसके रिलेटेड, केपीके टेक्स्ट बुक इसके रिलेटेड क्या कहती है। तो अरिस्टोटल जो थे वो उन्होंने तमाम ऑर्गेनिज्म को एक लीनियर अरेंजमेंट, जिसको लैडर ऑफ लाइफ का नाम दिया था, उसमें उन्होंने क्लासिफाई किया था। और इसमें आपके पास
लिविंग नॉन लिविंग से वो मैटर स्टार्ट हुआ था, ऐसा ऐसा फंजा है, फिर आपके पास हायर प्लांट्स तक वो पहुंचा था, और आपके पास फाइनली ह्यूमन जो थे उसके साइड टर्मिनेटिंग पॉइंट थे, एपेक्स पॉइंट थे। लेकिन वो क्या काम करते थे कि यही देखो ना कि हर लैडर की जो स्पेस है वो गॉड ने जो है क्या की है, स्पेशली डिज़ाइन की है, ठीक है, स्पेशली मीनिंग से ही वो क्रिएशनिस्ट। और ये यही आइडिया जो है अनचैलेंज रह गया था 2000 सालों तक। फिर जॉर्ज क्यूवियर आया जिन्होंने प्रपोज किया है थ्योरी ऑफ कैटास्ट्रॉफिज्म, जिसको हम डिस्कस कर चुके हैं। क्यूवियर ने हाइपोथेसिस यही दी थी कि भाई, और हाइपोथाइज किया था कि एक वास्ट वैरायटी ऑफ स्पीशीज़ जो थी पहले थी, जाहिर सी बात है फिर कैटास्ट्रॉफिक इवेंट्स हुए, फिर वो स्पीशीज़ मर गई, जो सर्वाइव की आज मॉडर्न लाइफ उसी जो चीज़ें जो स्पीशीज़ सर्वाइव की हैं उसी के डिसेंडेंट, राइट। तो ये चीज़, फिर लुइस एगेगेस आ गई जिन्होंने यही कहा कि जो स्पीशीज़ कैटास्ट्रॉफ में सर्वाइव कर गई थी वही जो है मॉडर्न स्पीशीज़ बनी। फिर जेम्स ह्यूटन और चार्ल्स लेवन उन्होंने अपनी थ्योरी दी, और इनकी बुक के इन जो जियोलॉजी की उन्होंने दी थी उसमें लिखा हुआ था नो वेस्टीज ऑफ अ बिगनिंग, नो प्रोस्पेक्ट ऑफ एन एंड। नो वेस्टीज मतलब कि वेस्टिगल ऑर्गन इसका कोई नहीं है, मतलब कि कोई इसकी बिगनिंग नहीं थी। नो प्रोस्पेक्ट ऑफ एन एंड, और कोई भी इसका ख़त्म होने का, अर्थ की ख़त्म होने का कोई हमें पॉइंट नज़र नहीं आ रहा कि अर्थ ख़त्म हो भी सकती है कि नहीं भी हो सकती है और क्यों ख़त्म हो सकती है, राइट। बट ये चीज़ ठीक है। तो न्यूटन ने तो बता दिया था भाई, न्यूटन ने तो हाइपोथेसिस भी दी है कि भाई दुनिया कब ख़त्म होगी, बाकी अल्लाह ताला को फरमाते हैं कि अल्लाह ताला को पता है, ठीक है। तो ये वाली चीज़ हो गया। फोसिल्स, पहला फोसिल्स जो थे वो इतने पुराने थे लाइक प्रोकैरियोट से समवेयर 1.5 और 1.5 to 2 बिलियन ईयर्स पुराने। ये कौन सी यूनिवर्सिटीज़ और ये फ़लाँ यूनिवर्सिटी जो है, ठीक है, इसका एमसीक्यूज़ आ सकता है आपको। लमार्किज्म पहले सोल्जर थे, फिर बॉटनिस्ट, फिर फाइनली प्रोफेसर ऑफ जूलॉजी इन पेरिस whose philosophy zoologique was published in 1809। ऑलराइट, अच्छा जी, यही यहाँ पे उसने यही यहाँ पे जो उसने केपीके का ग्राफ, केपीके की टेक्स्ट बुक में जो ग्राफ दिया हुआ है उसी का, तो ये आपके पास सारा ग्राफ है, ठीक है। प्रोसीडेड फ्रॉम इंग्लैंड टू द कोस्ट ऑफ साउथ अमेरिका अक्रॉस द पैसिफिक टू ऑस्ट्रेलिया एंड बैक अराउंड साउथ अफ्रीका टू इंग्लैंड। ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है कोई, ज़्यादा आई डोंट थिंक सो कि इसको करने की कोई ज़रूरत है, बट कोई मसला नहीं। फिर देखो ना गैलापागोस आइलैंड से फिर वो वापस चले गए थे। डार्विन ने 13 टाइप ऑफ फिंचेस को स्टडी किया था, और इनकी जर्नी स्टार्ट हुई थी और गैलापागोस आइलैंड जो कि वेस्ट हैं इक्वेडेटर कंट्री के। अब देखो डिफरेंट क्लासिफिकेशन डिफरेंट जो है नंबर ऑफ बर्ड देती हैं, आपने अपनी बुक को प्रेफर करना है, लेकिन फेडरल वाले या फिर तो अपनी बुक को प्रेफर कर लो यार, या फिर तो फेडरल को कर लो, मेरा तो ख्याल है फेडरल को करना चाहिए। स्पेशिएशन ये होता है कि फॉर एग्जांपल एक स्पीशी है उससे नई स्पीशीज़ बन जाए, न्यू स्पीशीज़ बन जाए, उसको इस प्रोसेस को कहते हैं, एक स्पीशीज़ से दूसरी स्पीशीज़ का बनना, उसको कहते हैं स्पेशिएशन का प्रोसेस। डार्विन ने यही कहा था ना कि ये ब्रांच अगर ये उसकी ट्रंक है तो उसके जो इस फॉक से जो है आपके पास निकलेंगी, ये इंसेस्टर हो जाएगा, ये सारे उसके डिसेंडेंट हो जाएंगे, स्पेशिएशन हो जाएगी। फिर हार्मफुल रेडिएशन भी हो सकती हैं और यूज़फुल वेरिएशन भी हो सकती हैं, हमने डिस्कस किया है। स्पेशिएशन वही है कि भाई आपके पास the selected or the surviving individual transmit the useful or successful variation to the succeeding generations। नियोडार्विनिज्म जो कि 5 के कॉजेज़ देती हैं एवोल्यूशन के, और इसमें जेनेटिक म्यूटेशन के बारे में हम वैसे डिस्कस करेंगे क्रॉसिंग ओवर में, इनहेरिटेंस वाले चैप्टर में, कि किस तरीके से आपके पास नहीं, म्यूटेशन वाला टॉपिक सॉरी नहीं है, म्यूटेशन आपके पास मेन सोर्स है, मेन वजह है एवोल्यूशन की, ठीक है। और जेनेटिक रिकम्बिनेशन इसको हम डिस्कस करेंगे, रिप्रोडक्शन में भी वैसे डिस्कस करेंगे कि रिप्रोडक्शन में कोई और चीज़ डिस्कस करेंगे। इनहेरिटेंस वाले चैप्टर में जब क्रॉसिंग ओवर डिस्कस कर रहे होंगे ना, तब हम डिस्कस करेंगे किस तरीके से साइनेप्सिस बनते हैं, किस तरीके से क्रोमोसोम जो है उसका जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफ़र होता है और आपके पास नए कम्बिनेशंस बनते हैं, किस तरीके से रिकम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी बनती है, ठीक है, इसको हम वहाँ पे डिस्कस करेंगे। नेचुरल सिलेक्शन, वेरिएशन और म्यूटेशन आर दी रॉ मटेरियल फॉर बेटर सर्वाइवल्स, यही नेचुरल सिलेक्शन। फिर जेनेटिक ड्रिफ्ट जो चेंज हो बाकी बाय चांस,
फॉर एग्जाम्पल वहीं। और रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन के बारे में तो आपको बता चुका हूँ मैं, इसको रीड कर लेते हैं। व्हेन अ स्पीशी When a species moves from its original home into a new area, the individuals are not fully suited to the new environment. They are thus exposed to mutations with their gene pool. Gene pool क्या होता है? उस पॉपुलेशन का, पॉपुलेशन क्या है कि ग्रुप ऑफ सेम स्पीशी। तो वो जो स्पीशी जो मूव हुई है नए एरिया में, उस पूरे सब स्पीशीज़ की जो जीन्स हैं उन सब को मिलाकर कह दोगे जीन पूल, ठीक है। जीन पूल जो है मार्किंग डिफरेंट फ्रॉम देयर पेरेंट्स पॉपुलेशन, दैट से बात है वेरिएशन आएगी। हाउएवर व्हेन अ स्पीशी एक्सपैंडिंग कॉन्स्टेंटली, जब वो अपने रिप्रोड्यूस कर रही है, अपना नंबर बढ़ा रही है, द पॉपुलेशन इन्वेड न्यू एरियाज, नए जाहिर सी बात है जगह कम पड़ जाएगी, फिर उनको कहीं और जगहों पे जाना पड़ेगा। बिकम मोर डिफरेंट जेनेटिकली फ्रॉम इस्टेब्लिशिंग देमसेल्फ इन दोज एरिया, फिर जब वो नए एरिया में जाएंगे फिर जाहिर सी बात है नई वेरिएशंस आएंगी। दिस फाइनली रिजल्ट इन मॉडिफिकेशन ऑफ दीज पॉपुलेशन इनटू न्यू स्पीशीज, देयरफॉर जेनेटिक ड्रिफ्ट डिटरमाइन एवोल्यूशन। अब वो नए एरिया में जाएंगे, नए नए आपके पास वेरिएशन आएंगी, वो बाय चांस आएंगी, ठीक है। मतलब कि वो आपके पास ये चांस का ये भी मतलब समझ लो कि वो स्पीशी जब नए एरिया में गई तो वो गई थी जगह के लिए, वो ये नहीं गई थी कि उसको नए वेरिएशन चाहिए या उसको नया नया फूड चाहिए, लेकिन वहाँ पे रहते हुए उसके अंदर क्या आ गई, उस एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग कुछ चेंजेस आ गए बाय चांस। वो चाहता नहीं था लेकिन बाय चांस आ गए। एक होता है कि खुद चाहना, एक होता है बाय चांस आ जाना चीज़ का, ठीक है। तो आप इस तरीके से भी जेनेटिक ड्रिफ्ट को समझ सकते हो, ठीक है। अब चलते हैं लास्ट हमारे पास बुक जो कि रह गई है बलूचिस्तान की, देखते हैं उसमें आपके पास क्या है। आज पीछे चलते हैं, उल्टा चलते हैं। नियो डार्विनिज्म इंडिकेट्स ए कनेक्शन बिटवीन टू इंपॉर्टेंट डिस्कवरीज, द यूनिट ऑफ एवोल्यूशन विद द मैकेनिज्म ऑफ एवोल्यूशन नेचुरल सिलेक्शन, ठीक है। तो ये हो गया इंट्रास्पेसिफिक और इन्वायरमेंटल स्ट्रगल, जिसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं। ओवर प्रोडक्शन, वहीं इफ ब्रीदिंग पेयर ऑफ एलिफेंट प्रोड्यूस 6 ऑफस्प्रिंग ड्यूरिंग इट्स 90 ईयर लाइफ स्पैन, इन 750 ईयर्स वहीं 19 मिलियन जो है एलिफेंट को जनरेट कर देंगे। लेकिन इसके बावजूद कभी भी एलिफेंट पूरी दुनिया पे नहीं जो है कब्जा कर सकेंगे, हालांकि यही तो निज़ाम है, राइट। अल्लाह ताला का यही तो निज़ाम है। डार्विन स्पेंड मोर देन 30 ईयर्स इन स्टडिंग एंड ऑब्जर्विंग एवोल्यूशन, ठीक है। और जब वो डार्विन की डेथ थी, एट द टाइम ऑफ डेथ 29 लैंग्वेजेस में उनकी बुक पब्लिश हो गई थी, ठीक है। द फ्रेज सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट एसोसिएट विद डार्विन वॉज कॉइन्ड बाय हर्बर्ट स्पेंसर। साइज ऑफ गैलापागोस टर्टोइज हम डिस्कस कर चुके हैं। 5 ईयर ट्रिप इन्होंने की थी डार्विन ने गैलापागोस आइलैंड में। वहीं टर्टोइज का डिफरेंट शेप, वहीं डूम शेप है एक, देखो डूम शेप जब नीचे तक मुड़ा पड़ा है। एक है आपके पास थोड़ा सा सैडल शेप, जो कि बिल्कुल मतलब कि ये तो है बिल्कुल एक खोल की तरह, ये थोड़ा सा खोल की तरह नहीं, एक है बिल्कुल इस तरह का, एक है थोड़ा सा इस तरह का, ठीक है, सैडल शेप का, और एक बिल्कुल खोल शेप का। अच्छा यहाँ पे देख लो 13 डिफरेंट स्पीशीज़ ऑफ फिंचेस, लेकिन मैं 14 को इसलिए प्रेफर करता हूँ क्योंकि जितनी भी डायग्राम आप देख लो ना, आप इन सबको काउंट करो, 14 यहाँ पे बनेंगी फिंचेस, लेकिन यहाँ पे 13 लिखा हुआ है। बट ये डिपेंड करता है कि कौन सी क्लासिफिकेशन आप कर रहे हो, ये कहाँ पे डाइड हुए, कहाँ पे पैदा हुए, ठीक है। ये या पता होना चाहिए। अगस्त वीसमैन का जो एक्सपेरिमेंट जो इन्होंने 868 माइस भी किया था, माइस पे किया था, ठीक है। माउस का प्लूरल क्या है जल्दी बताओ, इंग्लिश नाउन का टॉपिक, प्लूरल वाला टॉपिक। फ्लाइटलेस बर्ड जो है डिड नॉट यूज़ विंग्स, और वो वेस्टिकल ऑर्गन क्या होते हैं वो मैं बता चुका हूँ आपको। Lamarck regarded as a premier authority of plants and invertebrate zoology and well-known toponymist, expert of studying places name। ये भी थे भाई, वही भाई लमार्क तो भाई बहुत सारी चीज़ें कर सकता था। देखो ये टोपोनिमिस्ट भी हैं, स्टडिंग एक्सपर्ट ऑफ स्टडी ऑफ प्लेसेस नेम, ठीक है। बढ़िया भाई, ये तो पढ़े बहुत ज़्यादा भाई, यूनिक बंदे थे। प्रेमी का मतलब होता है लीडिंग कोई बंदा हो, ठीक है, मतलब कि मेन बंदा, प्रोटैगनिस्ट, हीरो। मंकी जो है डिफरेंट है एप से, हम एप से अकॉर्डिंग टू डार्विन, हम एप से जो है इंसान जो है वो इवॉल्व किया है। मंकी लेकिन और चीज़ है, बंदर और चीज़,
जिसको ओवरऑल बंदर कह देते हो सारे को जनरली, बट मंकी और एप्स डिफरेंट है। ये भी अगेन हम बात डिस्कस कर चुके हैं, प्रो माइटोकॉन्ड्रिया, प्रो क्लोरोप्लास्ट डिस्कस कर चुके हैं, ओल्डेस्ट फोसिल्स इतने थे पुराने, राइट। वेंट हाइपोथेसिस के बारे में, फोसिल्स ऑफ दीज वेंट्स, ये फोसिल्स जो इस वेंट में पाए गए थे वो कितने साल पुराने थे और किसके थे, आर्कियो बैक्टीरिया के, ठीक है। पहला जो है वेंट डिस्कवर हुआ था पैसिफिक ओशन में डिस्कवर हुआ था। फोसिल्स रिकॉर्ड मॉर्फोलॉजी, बायोजियोग्राफी, कंपैरेटिव एनाटमी, एम्ब्रोलॉजी, मॉलिकुलर बायोलॉजी, ऑल प्रोवाइडेड एविडेंसेस फॉर एवोल्यूशन। अच्छा, डार्विन को जो चीज़ें थी ना वो थी एक आपके पास बायोजियोलॉजी, बायोजियोग्राफी, जाहिर सी बात है डार्विन ने जिसकी तरह जिसके बेस पे एवोल्यूशन दी थी, और दूसरा उसका फोसिल रिकॉर्ड। ये डार्विन की मेन बातें थी, मेन एविडेंसेस थे। अभी हम आपने अपने चैप्टर में एविडेंसेस तो है नहीं, बट एविडेंसेस ऑफ एवोल्यूशन में आप डिस्कस करते हो ना, डिफरेंट एविडेंसेस हैं। तो डार्विन ने जिनकी मदद से एवोल्यूशन की थ्योरी बताई थी वो सिर्फ दो ही थे, वो मेजर बायोजियोग्राफी था, वहीं गैलापागोस आइलैंड और साउथ अमेरिका में जो उनको बड़ी चीज़ तंग करी थी, जो इंटीग्रेट की थी, और दूसरा फॉसिल रिकॉर्ड। ठीक है, ये दो चीज़ें एमसीक्यू आ सकता है। अच्छा जी, ये सारी की सारी टाइमलाइन यहाँ पे जो है दी हुई है, और ठीक है ये तो हमने डिस्कस कर चुका है। साइंटिफिक टू टेंटेटिव चेंज हो सकता है, लेकिन थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन पे बिलीव करने वाले क्रिएशनिस्ट जो पॉइंट है वो बिल्कुल एब्सोल्यूट होता है, एब्सोल्यूट एब्सोल्यूट। देख लो, एवोल्यूशन रियली फॉलो करती है स्ट्रेट लाइन को डिस्कस कर चुके हैं। Evolution can be defined more narrowly as the change in the genetic composition of population from generation to generation। तो ये थी आपके पास एवोल्यूशन।